सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। फिर आज भुजाएं फटक उठी भारत के वीर जवानों की, हम पर हमला करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। जी हां, 10 अक्टूबर को जिन आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 5 जवानों पर हमला किया, जिनके हमले में भारत के वीर सपूत शहीद हो गए, अब उन्हीं आतंकियों के लिए अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा है। सुरक्षा बलों के पास आतंकियों की लोकेशन और मूवमेंट सबकी जानकारी आ चुकी है और बहुत जल्द कश्मीर की टेरर ब्रिगेड को बड़ा झटका लगने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि ऑपरेशन इंतकाम पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज आईएसआई के उस गुप्त अड्डे का भी जानकारी सामने आई जो टेरर का नया लॉन्च पैड बन गया है। फख्र और मातम, ये दोनों भाव कहीं एक साथ दिख जाएं तो समझ लीजिएगा वो किसी शहीद का घर है। सूबा पंजाब, जिला गुरदासपुर, गांव चट्टा कला। ये अमर शहीद मनदीप सिंह का घर है। एवरेस्ट की चट्टानों को कपा देने वाले क्रंदन में यहां कलेजा संभाले नहीं संभलता। मनदीप के परिजन रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। होश आ रहा है, फिर से रो रहे हैं। मनदीप का एक बेटा 4 साल का है और दूसरा महज 1 महीने का। दोनों मासूमों को नहीं पता कि हुआ क्या है, उन्होंने क्या खोया है। मेरा पुੱਤ ਹੁਣ नहीं ਮੈਨੂੰ मिलना, दिल ਦਾ टुकड़ा छोटे बच्चों वाला ਸ਼ਹੀਦ देश ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਮਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ देश वास्ते ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ के गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखो जी, साडा चचेरा भरा सी, वो मनदीप ते नहीं आ सकता, पर जो उन्हें देश प्रति एक माण वाली गल कीती है, परिवार लिए कीती है, पिंड लिए कीती है। दस अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के जो 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें नायक मनदीप सिंह के अलावा शाहजहांपुर के सरज सिंह, कपूरथला के माना तलवंडी गांव के रहने वाले नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, रूपनगर जिले के पचरंदा गांव के गज्जन सिंह और केरल के वैसाख एच भी शामिल है। शहादत का ये वो अध्याय है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, अब टेरर कंट्री में मातम इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि हाफिज, मसूद और सलाहुद्दीन के कितने आतंकी कहां हैं, किस कमांडर के साथ छिपे हैं, ये सब पता चल गया है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में अफगानिस्तान के करीब 2500 सिम कार्ड एक्टिव हैं और ये सिम कार्ड पिछले 15 दिनों में एक्टिव हुए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में ये सिम कार्ड आईएसआई के अफसर, तालिबान के आतंकी, लश्कर तैयबा के आतंकी और जैश के आतंकी इस्तेमाल किया करते थे। फिलहाल इन 2500 सिम कार्ड के 15 दिनों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। कब, किसने, कहां, किसको कॉल किया, इसका पता लगाया जा रहा है ताकि टेररिस्तान को टोटल एक्सपोज करके उसका सच दुनिया के सामने लाया जा सके।
सुरक्षा बलों को एक कंफर्म इनपुट मिला है कि बर्फ गिरने से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है और टेरर का यह टेंडर दिया गया है लश्कर के सीनियर कमांडर अबू मुनाजिल को। TV9 भारतवर्ष को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीओके का पब्बी इलाका टेरर का नया एपिसेंटर बन गया है। यहां के कैंप में जैश, लश्कर और हिजबुल के 500 फिदाइनों की ट्रेनिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी हफ्ते पब्बी के टेरर कैंप में ISI चीफ नदीम अंजुम और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक सीक्रेट विजिट कर सकते हैं। पब्बी को ISI का नया गुप्त सेंटर माना जा रहा है। सुरक्षा बलों को शक है कि कश्मीर में टेरर सप्लाई में सबसे बड़ा रोल पब्बी का ही होने वाला है। पब्बी दौरे के पीछे बाजवा और नदीम अंजुम का एक ही मिशन है, ईद से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना। लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि IB, रॉ और NIA के 5 स्पेशल ऑफिसर कश्मीर पहुंचकर आतंक के हर नेक्सस को ध्वस्त करने के टारगेट पर जुट गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की एक बड़ी ऑफिसर्स की टीम कश्मीर में है और ये लगातार OGWs और टेररिस्ट के बीच के नेक्सस को तोड़ने पर काम कर रही है। यही वजह है कि इन 5 ऑफिसर्स की टीम में 2 ऑफिसर RAW यानी रॉ के हैं, 2 IB के और 1 NIA का ऑफिसर है जो लगातार इस नेक्सस को तोड़ने पर काम कर रहे हैं। ये ऑफिसरों के ग्रुप की टीम कई टीम्स को लीड कर रही है जो ऑन ग्राउंड और लगातार छापेमारी के भी ऑपरेशंस को चला रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टेक्निकल टीम भी कश्मीर में पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये टीम टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ आतंकियों की लोकेशन को लेकर उनके मूवमेंट से जुड़ी हर जानकारी सीधे कंट्रोल रूम पहुंचा रही है। घाटी के शैतानों को पता भी नहीं चल रहा कि वो हर पल मॉनिटर किए जा रहे हैं। उनकी हर एक्टिविटी कैप्चर हो रही है। सिर्फ एक ऑर्डर होगा और आतंक के कमांडर राख में मिल जाएंगे। घाटी में सक्रिय स्पेशल टीम ने कई फोन नंबर्स को इंटरसेप्ट किया है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के सहायता करने का शक है। इनमें से कई नंबर्स पर कोड वर्ड में भी बात की जा रही थी। अब स्पेशल टीम को इन कोड वर्ड्स को तोड़ने में भी सफलता हासिल हुई है। उधर खुफिया सूत्रों से एक ऐसी जानकारी मिली है जिससे साबित होता है कि आतंकियों के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का कितना खौफ है। दावा किया जा रहा है कि पीओके में आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए ISI के इशारे पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम ही बदल दिया गया है। अब लश्कर अल बर्क और जैश अल उमर मुजाहिदीन के छद्म नाम से टेरर वर्ल्ड में रिक्रूटमेंट कर रहा है। हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन इस वक्त पीओके में है। उसने बाजवा को जुबान दी है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा करेगा, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों का एक्शन देखकर फिलहाल वो अपनी जान की फिक्र कर रहा है। वो जानता है इंडियन सोल्जर्स इंतकाम लेना कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ड्रैगन की बदनीयती पर हालांकि भारत को कोई शक नहीं है, फिर भी कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में 13वीं दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से बातचीत फिर बेनतीजा रही। अब चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए LAC पर टैंक और फायरिंग के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध होता है तो नई दिल्ली की हार होगी। चीन के रुख से एक बार फिर चर्चा हो रही है कि भारत को कैलाश रेंज हाइट्स नहीं छोड़नी चाहिए थी। आखिर कैसे कैलाश रेंज हाइट्स ड्रैगन की नई साजिश की साइट बन गई है, देखिए इस रिपोर्ट में।
आग उगलता टैंक ड्रैगन के दिल में धधक रही बदले की आग की गवाही दे रही है। ये धमाके चीन के गुस्से का सबूत है। 13वीं बार भी बातचीत में भारत के ना झुकने की बौखलाहट है। गोला बारूद का ये प्रदर्शन चीन की झुंझलाहट और तिलमिलाहट का प्रमाण है। ड्रैगन के सामने 13 बार बातचीत में अपने इरादे पर डटा रहा हिंदुस्तान। चीन की तमाम मांगों और जिद को भारत ने दरकिनार कर दिया। बातचीत में भारत को झुकाने में नाकाम चीन ने अब बारूद के जरिए गीदड़ भपकी देने की कोशिश की है। लाल सेना की उछल कूद और मेड इन चाइना टैंक से फायरिंग का वीडियो जारी किया है। हिंदुस्तान को ड्रैगन की धमकी, एलएसी के पास टैंक से गोलाबारी। चीन ने दिखाई तैयारी, पहाड़ों पर टैंक मिसाइल प्रलयकारी। कोर कमांडर की बातचीत फेल, ड्रैगन का गीदड़ भपकी का खेल। अखबार से धमकाया, टैंक दिखाया, हिंदुस्तान के तेवर से चीन घबराया। चीन ने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर भी उसके टैंक कितने सक्षम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन ने यह अभ्यास 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर किया। एलएसी पर काराकोरम के एक ट्रेनिंग सेंटर पर टैंक से फायरिंग की गई। इसमें शिनजियांग की एक टैंक कंपनी ने हिस्सा लिया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वीडियो के जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसके सैनिक टैंक साइड शूटिंग, सिंगल व्हीकल कॉम्बैट शूटिंग, बैकवर्ड कॉम्बैट शूटिंग और टैंक प्लाटून शूटिंग में कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। चीन की बौखलाहट की एक वजह भारत के ये नए प्रहरी भी हैं। नाम है K9 वज्र। कुछ दिन पहले ही K9 वज्र को एलएसी पर तैनात किया गया है। 50 किलोमीटर दूर तक टारगेट तबाह करने वाली ये टैंक किसी मूविंग तोप की तरह है। चीन के सर्विलांस ड्रोन लगातार इस ऑटोमेटिक होवित्जर टैंक की तस्वीरें भेज रहे हैं और लाल सेना के अफसरों का चेहरा पीला पड़ गया है। ट्रेनिंग कब हुई इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसे चीन की तिलमिलाहट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रविवार यानी 10 अक्टूबर को करीब 8.5 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तरीय बैठक हुई। चीन जो चाहता था वो ना तो हुआ और ना होगा। भारत ने चीन की शर्तें नहीं मानी। इसके ठीक एक दिन बाद एलएसी के करीब चीन ने टैंकों के युद्धाभ्यास और फायरिंग का वीडियो जारी किया। चीन की बौखलाहट का एक और सबूत है। जिनपिंग और सरकार के दिल की बात बताने वाला सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। संपादकीय में कहा गया है, नई दिल्ली एक बात साफ साफ समझ ले, जिस तरीके से वो सीमा को हासिल करना चाहती है उस तरीके से उसे वो नहीं मिलेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बातचीत नाकाम होने के बाद इतना तो तय है कि 17 महीने से लद्दाख की फॉरवर्ड इलाकों में दोनों की तैनाती का सिलसिला आगे बढ़ सकता है और चीन शायद यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके टैंक आर्मी ठंडे मौसम में भी लड़ने और डटे रहने की तैयारी कर चुके हैं।
अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अब LAC पर भयंकर ठंड पड़ेगी। ऐसे में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत के पहाड़ों पर बेहद हल्के वजन वाले टैंक्स की तैनाती की है। चीन के अड़ियल रुख से साफ है कि LAC की हालत भी अब LOC जैसी हो सकती है। चीन के इसी रुख के बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर से सैनिकों को हटाने की चर्चा शुरू हो गई है। 30 अगस्त 2020 में कैलाश रेंज हाइट्स पर हमारे जवानों का कब्जा था। 6वें और 7वें दौर की बातचीत में चीन ने कैलाश रेंज खाली करने का मुद्दा उठाया था। बाद में भारतीय सेना के कैलाश रेंज से पीछे हटने की रिपोर्ट आई। 1962 के युद्ध में भी दोनों सेनाओं ने इस पर कब्जे की लड़ाई लड़ी। मई में भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि चीन ने ड्रोन के जरिए कैलाश रेंज की निगरानी की। ड्रैगन के सर्विलांस ड्रोन ने कैलाश रेंज में पेट्रोलिंग की और भारतीय सैनिकों की तैनाती का पूरा ब्यौरा तैयार किया। अब जिस ऊंचाई से भारतीय सेना चीन पर दबाव बना सकती थी, वो जगह खाली है और चीन का फरेब कामयाब रहा। 13 बार बातचीत में नतीजा न निकलने के बाद ड्रैगन फुफकार रहा है और समुद्र में भी हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी तैयारी का प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने समंदर में भी एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि भले ही लद्दाख में भारत बेहतर पोजीशन में है, लेकिन अगर युद्ध भड़कता है तो चीन की तैयारी उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। अब तक बातचीत से हल निकालने की वकालत करने वाला चीन अब नए सिरे से युद्ध का माहौल बना रहा है। ड्रैगन आर्मी को लग रहा है कि इन गीदड़ भभकियों का असर 14वें दौर की बातचीत पर पड़ेगा और चीन अपनी जिद मनवाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारत उन तमाम हालातों की तैयारी बहुत पहले कर चुका है, जिसका ट्रेलर चीन ने दिखाना शुरू किया है। LAC के करीब सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड लोकेशन पर एयर स्ट्रिप पूरी तरह से तैयार है। LAC पर किसी तरह की कमी ना हो, सैनिकों की तैनाती और उनकी वापसी की हर मुकम्मल तैयारी। मौसम कैसा भी हो, एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस से लेकर सैनिकों के रहने तक का इंतजाम बहुत पहले किया जा चुका है। अब दिसंबर के खून जमाने वाली सर्दी में भी भारतीय फौज को वापस लौटने की जरूरत नहीं है। भारत का इरादा साफ है और वो ये कि हर डील अब बराबरी की होगी। चालबाजी की गुंजाइश अब नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ रोज पहले ताइवान ने 45 सेकंड का वीडियो जारी करते हुए ड्रैगन को अल्टीमेटम दिया था। अगर उसने ताइवान पर आंख भी उठाई तो अंजाम बेहद भयानक होगा। इतना ही नहीं, ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को खुलेआम जंग की चेतावनी भी दी। मगर ताइवान के इस दांव से ड्रैगन इस कदर बौखलाया कि उसने साउथ चाइना सी के एक आइलैंड पर कॉम्बैट ऑपरेशन को ही अंजाम दे दिया। जिस जगह PLA की फौज ने असॉल्ट ड्रिल की, वो इलाका ताइवान की समुद्री सीमा से सटा हुआ था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जल्द ही ताइवान के खिलाफ जिनपिंग की रेड ब्रिगेड जंग बिगुल बजा सकती है? देखिए इस रिपोर्ट। ब्लू वॉर जोन के एक आइलैंड पर ड्रैगन की फौज एक देश का वजूद मिटाने के लिए विस्फोटक तैयारी कर रही है। पूरी प्लानिंग के साथ ड्रैगन ब्रिगेड की टुकड़ी ने समंदर वाले बैटलफील्ड में बारूदी कोहराम भी मचाया, हथियारों से गोला बारूद और मिसाइल बरसाई। अब सवाल ये है, आखिर ड्रैगन कंट्री के तानाशाह के टारगेट पर कौन है? किसके खिलाफ चीनी सेना ने समंदर में जंगी रिहर्सल की? वो कौन सा देश है जिसे तबाह करने के लिए PLA की ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंकी? ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीनी फौज की इस बारूदी ड्रिल से जुड़ी अहम जानकारियां जान लीजिए। PLA ने फुजियान प्रांत में मौजूद आइलैंड पर युद्धाभ्यास किया। फुजियान प्रांत का यह आइलैंड साउथ चाइना सी से सटा हुआ है। इस असॉल्ट ड्रिल को आइलैंड पर कब्जा करने के लिए किया गया। ड्रिल में PLA के जवान कॉम्बैट ऑपरेशन करते हुए दिखाई दिए। असल में चीनी ब्रिगेड ने फुजियान प्रांत के आइलैंड पर वॉर ड्रिल को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि ये इलाका ताइवान के समुद्री सीमा से काफी नजदीक पड़ता है और अमेरिका के बाद मौजूदा वक्त चीन अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है तो वो ताइवान है।
दक्षिण चीन सागर से सटे इस देश को ड्रैगन हड़पना चाहता है, मगर ताइवान भी किसी चट्टान की तरह साउथ चाइना सी में डटा है, चीन की ताकतवर फौज के सामने। बस यही बात शी जिनपिंग को अखर रही। जिनपिंग के तिलमिलाने की वजह सिर्फ इतनी भर नहीं। हाल ही में ताइवान ने ड्रैगन को चेतावनी देने के लिए दक्षिण चीन सागर में ऐसा बारूदी ट्रेलर दिखाया जिसके बाद पीएलए और उसके चीफ जिनपिंग के होश फाख्ता हो गए। क्योंकि ताइवान डिफेंस ने महज 45 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया था। इस वीडियो में ताइवान की सेना जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर तक में बारूदी एक्सरसाइज कर रही थी, बेहिसाब बम गोला बारूद बरसा रही थी। इतना ही नहीं, ताइवान जैसे छोटे से देश की सेना ने चीन को न सिर्फ ट्रेलर दिखाया बल्कि ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने खुलेआम चीन को वार्निंग भी दी। बस फिर क्या था, जिस देश को ड्रैगन अपना गुलाम बनाना चाहता था, चीन के एकीकरण के नाम पर जिस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता था, उसी साउथ चाइना सी में ताइवान के शक्ति प्रदर्शन को देखकर ड्रैगन भड़क गया। और इसके बाद पीएलए की ब्रिगेड को फुजियान प्रांत के एक आइलैंड पर युद्धाभ्यास के लिए भेज दिया। हूबहू ताइवान की तरह ड्रैगन ने भी अपनी फौज के असॉल्ट ड्रिल को कैमरे से शूट किया, पूरे बारूदी एक्शन को फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर किया और इसके बाद 1 मिनट 15 सेकंड का वीडियो खुद पीएलए की मिलिट्री ने जारी किया है। चीन के तमाम सरकारी अखबारों और सोशल मीडिया ने पीएलए के प्रोपेगेंडा वीडियो को वायरल किया ताकि ये दिखाया जा सके कि पीएलए किसी भी वक्त ताइवान पर कब्जा कर सकता है। भले ही जिनपिंग ताइवान के खिलाफ आक्रामक युद्ध नीति अख्तियार किए हुए हैं, मगर आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कई ताकतवर देश ड्रैगन के खिलाफ खड़े, जिनमें सबसे पहला नाम है सुपर पावर अमेरिका का। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी ताइवान के समर्थन में हैं। यानी अगर चीन ने ताइवान को हड़पने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में चीन के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। हर कोई मौके की फिराक में। अगर ग्लोबल विलेन से कोई चूक हुई तो आधा दर्जन देश उसका वजूद मिटाने के लिए एक साथ जुट जाएंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 15 साल से हिंदुस्तान के कई लोग उसे मौलाना समझते थे। एक लड़की ने तो उससे निकाह तक कर लिया था, लेकिन अचानक उस मौलाना की गिरफ्तारी हुई और जानकारी ये मिली कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर कार्ड रखने वाला वो मौलाना एक आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और त्योहारों में दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग करने में शामिल था। दो दिन से सख्त पहरे में थी दिल्ली, हर जगह चेकिंग चल रही थी। पेट्रोल पंप से लेकर मंदिर तक पुलिस की भारी तैनाती थी। वजह आतंकी हमले का अलर्ट था। दौड़ती भागती दिल्ली में दिन रात पुलिस उन आतंकियों की तलाश में जुटी थी जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। रात के सन्नाटे में भी दिल्ली पुलिस हर गाड़ी, हर होटल, हर लॉज को खंगाल रही थी। आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों पर नजर रखने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने आतंकी मोहम्मद अशरफ अली को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब अशरफ अली 14 दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगी, जिससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे। तमाम सवाल वो कि आखिर उसको कहां से पूरे जो नेटवर्क है वो कहां छुपे हुए थे, किन लोगों को वो मिलने वाला था और जो हथियार थे उसको किसने मुहैया कराए थे। साथ ही स्लीपर सेल का चीफ है ये दिल्ली का आतंकी मोहम्मद अशरफ अली। 15 सालों से यह आतंकी हिंदुस्तान में मौजूद था और कई राज्यों में जा चुका है। इस आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है, लेकिन ये अली अहमद नूरी के नाम से हिंदुस्तान में रह रहा था। ये खुद को मौलाना बताता था और झाड़ फूक भी करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि भारत की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम दूसरे राज्यों में ISI कई बड़े धमाके कर सकता है, खासतौर पर त्योहारी सीजन में, जिसमें भीड़ भरे बाजार, मंदिर और साथ ही पेट्रोल पंप को निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी तर्ज पर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और उस आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इस दफ्तर में रखा गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ अली है, जो कि पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है और यहां पर जिस फेक नाम से रह रहा था उसका नाम अली मोहम्मद नूरी था। आतंकी स्लीपर सेल था और लंबे समय से हिंदुस्तान में रह रहा था। इसने दिल्ली के एक पते पर अपना पासपोर्ट बनवाया था और 2 बार विदेश की यात्रा कर चुका था। दिल्ली एक आतंकी हमले की दहलीज पर है, लेकिन इससे पहले कि दिल्ली में कोई आतंकी हमला हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ISI के आतंकी को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आतंकी ISI का दिल्ली में स्लीपर सेल का हेड था और वो दिल्ली में पिछले काफी समय से रह रहा था। इस आतंकी ने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी बनवाया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में जहां के पते पर इसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, वहां ये सिर्फ 8 महीने भर रहा था। दिल्ली के आराम पार्क की ये वही गली है जहां पर वो लगभग 12 साल पहले रहता था। आराम पार्क का ये जो घर है, यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 12 साल पहले वो यहाँ पे आया था और इस घर में ऊपर वो किराए के मकान में रहता था, यहाँ पर किराए पे रहता था। मकान मालिकों का कहना है कि लगभग 10-12 साल पहले वो यहाँ आया था और उसके बाद लगभग 8 महीने रहने के बाद वो यहाँ से चला गया था और उसने मकान मालिक से गुजारिश की थी कि उसके जो कागजात हैं वो इस पते पर बन जाए, जिसके बाद यहाँ के पते पर उसने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब उसको पकड़ा, उसके कब्जे से जो कागजात बरामद हुए हैं उनमें आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र पर जो एड्रेस मिला है वो यहीं इसी घर का है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ को ISI ने 1 महीने पहले एक्टिव किया था और दिल्ली में हमले की प्लानिंग तैयार की जा रही थी। स्पेशल सेल ने कालिंदी कुंज इलाके में यमुना घाट से रेत में दबे AK-47, 110 जिंदा कारतूस, 1 हैंड ग्रेनेड और कैश बरामद किया है। AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी। हथियारों की सप्लाई से जाहिर होता है कि दिल्ली में पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े और भी लोग मौजूद हैं। मोहम्मद अशरफ अली एक ट्रेंड ISI आतंकी था। पिछले 15 सालों से वो हिंदुस्तान में रहकर देश के ही खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा था। महज 6ठी क्लास से ही अशरफ अली ने ISI की सरपरस्ती में आतंक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अपने आका नासिर से निर्देश मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। अशरफ अली के मोबाइल फ़ोन से ISI के कुछ और अधिकारियों के नंबर भी मिले हैं जिनके वो लगातार संपर्क में था। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी को अब पाकिस्तान से मिलने वाले अगले आदेश का इंतजार था।
पुलिस अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक फैले आतंक के इस नेटवर्क का पता लगा रही है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना है कि दिल्ली में फिलहाल सिर्फ इसे ही अटैक करना था या कुछ और आतंकी अलग अलग टारगेट के लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली से पुनीत शर्मा, कुमार कुंदन, सुमंत के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। 10 अक्टूबर को इराक में मतदान हुआ और अब चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये कि 329 सीटों के लिए हुए मतदान में शिया मुसलमानों के मजहबी नेता अल सदर की पार्टी आगे चल रही है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इराक में मौलाना की पार्टी सत्ता पर भी काबिज हो सकती है और कट्टर मौलवी मुक्तदा अल सदर इराक के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यकीन मानिए, अगर इराक में इस दफा सत्ता परिवर्तन होता है तो इसके चलते अमेरिका और ईरान के लिए खतरे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आखिर कैसे इराक में मौलाना रिटर्न्स खलबली मचाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। 18 साल पहले जिसने अमेरिका के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसे ईरान का सबसे बड़ा धुर विरोधी माना जाता है, वही कट्टर मौलवी अब इराक की सत्ता पर काबिज होने वाला है। नाम है मौलाना मुक्तदा अल सदर। इराक चुनाव में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी मुक्तदा की पार्टी की जल्द ही ताजपोशी हो सकती है। इराक के सभी 18 प्रांतों में अल सदर के ज्यादातर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अल सदर की पार्टी ने यह भी दावा किया है कि इराक के कुल 329 सीटों में से वो 75 सीटें जीत चुकी है। इसी ऐलान के साथ ही मौलवी के समर्थक बगदाद की सड़कों पर उमड़े और शिया मौलवी की जीत का जश्न मनाने लगे। आपको बता दें कि शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर ने अमेरिका के खिलाफ 18 साल पहले यानी 2003 में आंदोलन खड़ा किया था, जिसे सदरिस्ट मूवमेंट नाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक सदरिस्ट मूवमेंट एक इराकी इस्लामिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व मौलवी मुक्तदा अल सदर ने किया। आंदोलन को पूरे इराक और शिया मुस्लिमों का समर्थन है। इसका लक्ष्य धार्मिक कानूनों और रीति रिवाजों को बढ़ावा देना है। इसी मूवमेंट के नाम पर मौलवी मुक्तदा ने पार्टी भी बनाई और इसे चुनावों में उतारा। इस बार मौलवी की पार्टी अगर इराक चुनावों में बढ़त बनाए हुए है तो उसकी बड़ी वजह यही सदरिस्ट मूवमेंट ही है, जिससे खास तौर पर शिया मुसलमान जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इराक में अल सदर की जीत का राज भी यही है, क्योंकि इराक एक शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है। राजनीति से लेकर व्यापार तक शिया मुस्लिमों का कब्जा है। अगर बात आंकड़ों की करें तो इराक में शिया मुस्लिमों की तादाद करीब 66% है, तो वही इराक में सुन्नी मुस्लिम की आबादी 32% है, जबकि 1.5% कुर्द यानी कबीलों से जुड़े हैं। इसके अलावा आधा फीसदी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। मौलवी अल सदर की पार्टी ने 329 सीटों के लिए 3449 उम्मीदवार मैदान में उतारे। अल सदर के दावे के मुताबिक उनकी पार्टी अब तक के नतीजों में सबसे ज्यादा सीट जीत चुकी है। हालांकि इस चुनाव में केवल 41% मतदान हुआ है और जहां तक बात इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी की है, तो अल मालिकी की पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इसकी वजह यह है कि नूरी अल मालिकी को ईरान का समर्थक माना जाता है, जबकि मुक्तदा अल सदर ईरान के विरोधी रहे हैं, क्योंकि अल सदर को लगता है कि अमेरिका की तरह ईरान भी उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है और इसी मुद्दे को मौलवी अल सदर ने इस बार चुनावों में जोर शोर से उठाया। इन दिनों एक बाज की कहानी से दुनिया दंग है। कहानी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची है और लोग ये जानकर हैरान हैं कि ये शिकारी पक्षी इतना बड़ा कारनामा भी कर सकता है। वायरल खबर के मुताबिक एक बाज ने 10,000 किलोमीटर की उड़ान भरी और जिस कोरोना काल में लोग एक देश से दूसरे देश नहीं जा पा रहे थे, उसी दौर में इस आजाद पक्षी ने दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोप तक का सफर लगभग बिना रुके तय किया। बाज जैसे फुर्ती, बाज जैसा झपट्टा और बाज जैसी नजर, दुनिया
में ये मिसालें यूं ही नहीं बनी, वाकई ये शिकारी बेहद तेज और चालाक। भीड़-भाड़ वाले शहरों में अब बाज कभी कभार ही नजर आते हैं। लोग इस शिकारी चिड़िया को भूलने लगे थे, लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक बाज की कहानी खूब वाहवाही बटोर रही है। अपनी तेज रफ्तार, ऊंची परवाज और बड़ी चुनौतियों को पूरी करने वाले इस पक्षी ने पूरी दुनिया को हैरान किया है। साबित हो गया है कि बाज जैसी रफ्तार वाकई दुनिया में किसी चिड़िया के पास नहीं। ऐसा हौसला और इतनी ताकत भी किसी पक्ष में नहीं है। खबर वायरल है कि दुनिया के सबसे तेजी से उड़ने वाले इस पक्षी ने दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोप तक का सफर केवल 42 दिन में पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका से फिनलैंड की दूरी 10,000 किलोमीटर है। इस दौरान बाज ने 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। बाज बिना रुके करीब 10,000 किलोमीटर तक उड़ता रहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाज के बारे में इतनी जानकारी मिली कैसे? दरअसल कुछ दिन पहले ही बाज के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया गया था। इसके बाद से ही बाज पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही थी। बाज की जानकारी और रूट को एक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। अब ये पोस्ट वायरल है। करीब 8,000 लोग इसे रिट्वीट कर चुके हैं और हजारों लोग इसे देख चुके हैं। बाज ने अपनी रफ्तार के साथ अपनी चालाकी का भी सबूत दिया है। बाज ने अपनी यात्रा के दौरान समुद्र के ऊपर उड़ने का जोखिम नहीं उठाया। बाज ने यूरोप के ऊपर ज्यादा देर तक उड़ान भरी और बाद में फिर मौसम के हिसाब से उसने अपनी रफ्तार कम कर ली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बाज करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो न सिर्फ जीवन सरल हो जाता है, बल्कि हमारा काफी समय भी बचता है। इजराइल में अब कमर्शियल पेपर्स के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बाकी खाने पीने की चीजों के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। तकनीक और तेजी का ये सबसे ताजा उदाहरण है। एक पैकेट लेकर ड्रोन उड़ा, कुछ मिनटों की उड़ान के बाद ड्रोन के नीचे उतरने का सिग्नल मिला, पैकेट डिलीवर हुआ और डिलीवरी ड्रोन फिर उड़ चला। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं, जहां नेशनल ड्रोन प्रोग्राम के तहत तेल अवीव के कई इलाकों में आइसक्रीम की डिलीवरी कुछ यूं की गई। तेल अवीव की सड़कों पर अक्सर रश होती है, गाड़ियों का जाम भी लगता है। ऐसे में ड्रोन से डिलीवरी सबसे किफायती और कारगर तरीका है। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना जैसी संक्रामक महामारी के बीच ड्रोन से डिलीवरी के मायने और बदल जाते हैं। ग्राहक और दुकानदार के बीच की दूरी को ड्रोन तकनीक से बड़ी आसानी से कम किया जा सकता है। रक्षा के क्षेत्र में तो इजराइल की ड्रोन तकनीक का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन अब फूड डिलीवरी के क्षेत्र में भी इजराइल ड्रोन के जरिए नंबर 1 बनना चाहता है। वैसे इजराइल ने कोविड की पहली और दूसरी वेव में भी ड्रोन के जरिए खून और प्लाज्मा की सप्लाई की थी और खूब तारीफें बटोरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो बेहद ही सनसनीखेज है। सनसनीखेज इसलिए क्योंकि ये खबर उन बेजुबान जानवरों से जुड़ी है जिनकी मास किलिंग के लिए एक देश की सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। निशाने पर 1 लाख से भी ज्यादा जानवर हैं। आखिर वो कौन सा मुल्क है और जहां बेरहमी भरा ये फरमान जारी किया गया है, और इस सरकारी फरमान को जारी करने के पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन में कसाईयों की कमी के चलते बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। वो ये कि बूचड़ खानों में लाखों की तादाद में जानवर जमा हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद पिग्स की है। ब्रिटेन के हर कसाई खाने में मजदूरों की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते लाखों पिग को काटने में दिक्कत आ रही है। इसी के चलते ब्रिटेन नेशनल फार्मर्स यूनियन ने 1,20,000 से ज्यादा पिग को गोली मारने या फिर जहरीला इंजेक्शन लगाने का ऐलान किया है। अंग्रेजी अखबार डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कसाईयों की कमी के चलते प्रोसेसिंग प्लांट्स पिग को लेने से मना कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद अचानक बढ़ गई है। सबसे अहम बात यह है कि ये सारे जानवर वहां की खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर सरकार की निष्क्रियता से देश के किसान और जानवरों के डॉक्टर नाराज हैं, तो वहीं पिग को पालने वाले किसानों के लिए भी समस्या हो रही है। ब्रिटेन का पिग फार्मिंग स्ट्रक्चर चरमरा गया है। इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य और राज हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय दावे ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया में वायरल एक दावे के मुताबिक 19 अक्टूबर को एक्स अमेरिकी एयरफोर्स ऑफिसर इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इस शख्स का दावा है कि अनजान शक्तियां दुनिया में न्यूक्लियर जंग शुरू करवाना चाहती हैं। रॉबर्ट सलास ये अमेरिकी एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी हैं। 19 अक्टूबर को ये कुछ ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर दुनिया चौंक सकती है। 19 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन हम आपको अभी बता देते हैं कि रॉबर्ट सलास किस बारे में सबूतों के साथ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल 24 मार्च 1967 के दिन मोंटेना में अमेरिकी एयरबेस में अजीब सी हलचल देखी गई। अंडरग्राउंड लॉन्च कंट्रोल फैसिलिटी में अचानक बड़ी तकनीकी खामी आ गई। वहां मौजूद 10 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निष्क्रिय कर दी गई। इतना ही नहीं, रॉबर्ट सलास का दावा है कि इस घटना के 8 दिन पहले 16 मार्च 1967 को एक मिलिट्री बेस से अचानक मिसाइल लॉन्चिंग प्रोग्राम शुरू हो गया, जिससे आनन फानन में रोकना पड़ा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।